एक था सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम, और दूसरा था हमारा कौन सा, हमारा समानांतर क्रम, है ना। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। जैसे मैंने अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि समांतर क्रम में जुड़े तीन समान प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध का मान R है, तो उसका जो है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, कितना होगा। तीन प्रतिरोध आपके पास है एक ही जैसा, सबकी वैल्यू कितनी है, R है। सबकी वैल्यू कितनी है, R है, और तीनों समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका मान बताओ। तो जब एक ही प्रकार के रजिस्टर्स आपस में जुड़े हों तो आरपी जो होता था वो होता था आर बटा एन। जहां पे आर था एक की वैल्यू, एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है आर, और टोटल कितना है तीन, एन क्या था टोटल रजिस्टेंस, तो आर बाई थ्री हो गया। तो आरपी जो हमारा हो गया वो हो गया भाई साहब आर बाई थ्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये पहला सवाल आज हमने दे दिया। सपना यादव कह रहे हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, हाँ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम टाइम से आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे, घबराइए मत। इसलिए हमने लिखने में टाइम नहीं बर्बाद किया है, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ स्लाइड पे, जो हमें लिखने में हिंदी और इंग्लिश में टाइम हमारा जो बर्बाद होता उसको हम बचा ले रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सके। जैसे एक सवाल बनाइए, जैसे मान लिया कि ये एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध से दो और जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है जी, ठीक है, और इससे एक और ऐसे जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध का मान है 1 ओम, इसका भी है 1 ओम, इसका है 2 ओम और इसका है 2 ओम, और ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। तो ए और बी के प्रति समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताइए। ठीक है, नोट्स जो है अगर कहीं छूट जा रहा है ना तो फिर वो आप क्या करें, लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके इसकी रिकॉर्डिंग से बना लीजिएगा, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। केम लक्ष्मी बिल्कुल मैं ठीक हूं, बताओ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है आपका पैरेलल में, है ना, एक सिरा एक साथ दूसरा सिरा एक साथ। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो आरपी क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, ऐसे होता है ना। जब दो रजिस्टर आपस में जुड़े हों पैरेलल में तो हम ऐसे लगा सकते हैं। तो यहां से आरपी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और 2 जोड़ 2, तो 2 दूना 4 और 2 और 2 4, तो हमारा हो गया 1 ओम। या फिर आप ऐसे बोल सकते थे, एक ही तरह के रजिस्टर्स आपस में जुड़े होते हैं ना, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते थे। आरपी क्या होता है, आर बटा एन होता है, जहां पे आर क्या है, एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, और कुल रेजिस्टेंस भी 2 है, तो 2 बटा 2 कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो ऐसे भी लगा सकते थे आप। तो अब इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, देखो क्या, इसका समतुल्य कितना हो गया, 1 ओम हो गया, ये टोटल हो गया 1 ओम। अब इसको री थोड़ा कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये था आपका 1 ओम, और इससे जुड़ा हुआ था ये वाला, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया 1 ओम, और इससे जुड़ा हुआ है फिर 1 ओम, 1 ओम, और ये हो गया आपका टर्मिनल बी। अब आप बताओ कि ये सारे रजिस्टर्स, ये सारे प्रतिरोध जो हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आप कहिएगा सर ये तो देखने से लग रहा है कि ये सीरीज में है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आर एस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं। और एक ही तरह का है तो एनआर भी कर सकते थे, तो आर एस हमारा हो गया 1 प्लस 1 बराबर कितना, 3 ओम। आया कि नहीं समझ में, तो 3 ओम हो गया। काजल, हिना मलिक, क्या बात है, आया समझ में कुछ, आया कि नहीं आया बताओ, बताइए सारे लोग, ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक और दे देते हैं। हाँ, आराध्या करेगी सीरीज में होगा, एक और दूं क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये हमारा है ऐसे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है जी। ये है टर्मिनल ए आपका और ये है टर्मिनल बी। वैल्यूज डाल देते हैं, 1 ओम, ये हो गया 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। नाउ टेल मी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के प्रति समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। राम राम सोनी, कैसे हैं आप, आ गया काजल, वेरी गुड, बहुत खूब। इसका जवाब दीजिए। तो ऐसे मान लिया ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, आरपी कितना हो जाएगा, आर बटा एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक ही प्रकार का जुड़ा हुआ है तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही प्रकार के जुड़े हुए हैं रजिस्टर्स किसमें, समांतर क्रम में, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मान लिया इसका मान होता 2, इसका होता 3, इसका होता 4, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे लगाना पड़ता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हैं आप, 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। इतना करने से बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आर क्या है, एक का मान है, एक का मान कितना है, 3 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 3, तो कितना हो गया, 1 ओम। तो ये हमारा सॉल्व कर लीजिए इसको। इसके इक्विवेलेंट हम क्या रखेंगे, 1 ओम रख देंगे। इसको सॉल्व किया तो 1 ओम आ गया, और इससे जुड़ा हुआ है ये 1 ओम, ये है टर्मिनल बी और ये है ए। तो आर एस हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 ओम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 3 ओम हो गया। क्लियर हुआ, एक और बनाइए।
बताइए कितना होगा। हाँ, इसका भी 3 होगा बिल्कुल। प्रतिमा कैसी हैं आप, ठीक हैं। एक हैकर बॉय जुड़े हुए हमारे साथ, देखो भाई इधर सिस्टम विस्टम हैक मत कर लेना इधर का। हैकर बॉय कितना ओम होगा। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, एंड टू एंड है ना, एक का सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों है सीरीज में, और ये दोनों भी है सीरीज में, तो ऊपर वाला कितना हो गया, ये हो गया 2 ओम, और नीचे वाला भी कितना हो गया 2 ओम, और ये रहा टर्मिनल बी, और ये रहा आपका टर्मिनल ए। तो 2 और 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आरपी कितना होता है, आर बटा एन होता है। आर होता है 1 की वैल्यू, और टोटल कितना है 2, तो 1 ओम। 1 ओम होगा, होगा कि नहीं। अरे भाई ये टोटल हो गया 2, और ये भी टोटल हो गया 2। अब ये 2 और 2 किसमें है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो आरपी कितना हो जाता है, आर बटा एन हो जाता है, अगर एक ही तरह का जुड़ा हुआ। आर है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है 2, और एन क्या है टोटल नंबर भी है 2, तो 1 ओम हो गया ना। तो इस तरह से सवाल होंगे। ठीक है जी रजनी, राधे राधे, कैसे हैं आप, ठीक हैं, मजा आ रहा है। चलिए अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति। पावर आप जानते हैं कि क्या होता है। पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति। पावर आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, है ना। 1 सेकंड में किया गया कार्य, या इकाई समय में किया गया कार्य, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है कि नहीं। +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से जिस बिंदु किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव विभव कहलाता था। तो यहां से V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है। तो W की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, और क्या, W की जगह हम क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू, और बटा क्या कर दिया, T कर दिया। तो यहां से हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो गया। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो गया। पूछिएगा कैसे सर, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आई क्या होता है, Q बटा T होता है। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से Q बाई T आई हो गया, तो हमारा पावर का ये पहला फॉर्मूला आ गया V इंटू आई। तो अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ, करंट दिया हुआ, तो पावर हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा देखिए, इस फॉर्मूले में एक बार हम V की वैल्यू रखेंगे, एक बार I की वैल्यू रखेंगे, तो 2 फॉर्मूला यहां से और मिल जाएगा पावर का। जैसे आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो आर आई। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आर आई। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई है ना, तो V की वैल्यू रख देते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो गया, R गुना I, और गुना क्या है I। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे I की वैल्यू रख देते हैं। एक बार V की वैल्यू रख दिया इस फॉर्मूले में, एक बार I की वैल्यू रख देते हैं। देखो P इज इक्वल टू V इंटू आई कितना हो जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू आर आई है, V इज इक्वल टू आर आई है, तो I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो I की वैल्यू यहाँ पे रख दो। P इज इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू रख देते हैं V बटा R, तो हमारा एक और फॉर्मूला बन के आ गया V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। V इंटू आई, V स्क्वायर अपॉन आई, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R, आई आर स्क्वायर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, बोलो क्या उत्तर होगा। कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। तो आपने पढ़ा कि P इज इक्वल टू वी आई है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R है फॉर्मूला। कौन नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं है विद्युत शक्ति का। P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पावर के कितने फॉर्मूलाज हो गए, इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूलाज हो गए। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, पहला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूलाज हैं आपके किसके, इलेक्ट्रिक पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के। अगर क्वेश्चन में R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो पावर ऐसे निकल जाएगा। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो पावर ऐसे निकल जाएगा। R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो पावर इस फॉर्मूला के थ्रू निकल जाएगा। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये विद्युत शक्ति हो गई हमारे पास, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो गया। ये 3 फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आप पढ़ चुके हैं पहले ही वर्क पावर और एनर्जी में, कि ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो किलो वाट आवर होती है, और 1 किलो वाट आवर जो है वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होती है। और इस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको।
तो कौन विद्युत शक्ति का फार्मूला है, कौन विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है, यहां से सवाल अक्सर रहते हैं। अच्छा सवाल बनता है ये। देखिए, जब भी किसी वायर से हम करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार गर्म हो जाता है और इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। When an electric current is flowing through a wire becomes hot. This effect of electric current is known as what? Heating effect of current. अब वायर गर्म क्यों हो जाता है? मैंने कहा था कि जब भी किसी वायर से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के दौरान, इलेक्ट्रॉन बहने के दौरान इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराते हैं और जिस धातु का तार बना है उस धातु के एटम से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन होता है। जब टकराहट होती है तो हीट प्रोड्यूस होता है और इसीलिए वायर गर्म हो जाता है ना। यानी जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, वायर बिकम्स हॉट। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी चालक से या किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके लिए जूल साहब ने दिया है एक लॉ, जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, ऊष्मीय प्रभाव का जूल का नियम। जूल साहब ने एक नियम दिया, जूल साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर यूनिट है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो होगा, है ना, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आई के स्क्वायर के। यानी अगर तार से ज्यादा करंट फ्लो करेगा हीट ज्यादा होगी, कम करंट फ्लो करेगा हीट कम होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर के रेजिस्टेंस के। यानी वायर का प्रतिरोध अगर उच्च होगा तो उसमें ऊष्मा भी ज्यादा होगी, कम होगा ऊष्मा कम होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। जितने ज्यादा समय तक हीट करंट फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, जूल साहब ने, कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी के। इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारा हो जाएगा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर के की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल का नियम। जूल का नियम, जहां पे एच क्या है, जहां पे एच क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो है। आई क्या है कि तार से कितनी विद्युत धारा प्रोड्यूस हो रही है। आर क्या है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है। टी क्या है, कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये कहलाता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का जूल का नियम, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये है आपका कि एच इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक है जी। जहां पे एच क्या है, तार में उत्पन्न ऊष्मा है। आई क्या है, तार से बहने वाली विद्युत धारा है। आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है। और टी क्या है, जितने समय तक धारा बह रही है, धारा बह रही है। जैसे ये कोई वायर है, ये स्विच लगाया और ये वायर का प्रतिरोध आर है, तो करंट बहेगा आई। तो एच इज इक्वल टू इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो गई, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, कोई भी हीटिंग एलिमेंट है ना, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक आयरन का कॉइल हो, आपके गीजर में जो कॉइल हो, उसके बाद इमर्सन रॉड का कॉइल हो, या आप जो खाना बनाते हैं जिसपे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल हो। हीटिंग एलिमेंट जितना भी हो उसका रेजिस्टेंस क्या लिया जाता है, उच्च लिया जाता है, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा लिया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई लिया जाता है, ताकि हीट प्रोड्यूस करने पर वो ज्यादा गले नहीं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों लिया जाता है, उच्च प्रतिरोध क्यों लिया जाता है, ताकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों लिया जाता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर गल जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो नहीं गलेगा। जैसे हीटर का जो कॉइल होता है, हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आपने सुना होगा एक क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, है ना, मतलब जो भी उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसका कॉइल उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला क्यों लिया जाता है, ताकि प्रतिरोध हाई होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, मेल्ट नहीं करेगा। जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल है और इस कॉइल से आपने कॉपर का कॉइल जोड़ा और इसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से लगा दिया, तो आप देखिएगा यहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, यहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये कॉइल गर्म हो जाएगा। लेकिन ये भी कॉपर का वायर है और ये किसका है, ये नाइक्रोम का है, ये नाइक्रोम का है ना। नाइक्रोम जो एलॉय होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, काफी हाई होता है, और कॉपर के कॉइल का रेजिस्टेंस काफी लो होता है। तो देखिए, ये भी तार है, ये भी तार है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये बिल्कुल एकदम रेड हो जाता है ये,
देखा होगा ये कॉइल जो है रेड हो जाता है, इससे आग और लाइट दोनों निकलती है, लेकिन ये भी वायर है, इससे इसमें क्यों हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है? क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। एच आप जानते हैं कि क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो रेजिस्टेंस कम, तो हीट इसमें देखो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सेम करंट इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? तो याद रख लीजिएगा इसको कि भाई हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और गलनांक भी क्या होना चाहिए, गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, है ना, ताकि हीट प्रोड्यूस हो और वो गले भी नहीं। कोई शक, कोई शक नहीं है ना? तो चलो एक क्वेश्चन बनाओ कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका प्रतिरोध 20 ओम का है और वो कितना करंट खा रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा 30 सेकंड में? 30 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा बताइए? शिवांशु गौतम, हिना मलिक, गुंजन सिकरवार। साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नो शक, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला कि देखो हीट जो होता है ना वायर में कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। आई कितना दे रखा है 20 ओम, तो 20 गुना 20 कर देते हैं, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, सॉरी करंट 5 दिया ना, तो 5 गुना 5 कर देते हैं, और रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, और कितने सेकंड तक, 30 ओम। तो निकाल लीजिए ना कितना हो गया, ये हो जाएगा 15,000, 15,000 जूल, मतलब 15 किलो जूल हो गया, और क्या 15 किलो जूल। 1500 जूल। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया आपको। अब आते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्यूज वायर भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है, पहला पॉइंट। अच्छा आप मुझे बताओ कि फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, बताइए। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि फ्यूज वायर किस सिद्धांत पे काम कार्य करता है। सुनीता बन गया था, चलो ठीक है। काजल, वरुशाली, सुभाष चौधरी, काफी लंबा नाम, केम लक्ष्मी। हाँ, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है हमारा फ्यूज वायर, ठीक है। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो लो होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे क्यों सर? अच्छा ये किसका मिश्र धातु होता है, ये भी पूछा जाता है कि फ्यूज वायर किसका मिश्र धातु होता है, तो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। लेड, ये क्या है, पीबी किसका सिंबल होता है, लेड का सिंबल होता है, लेड का, लेड को सीसा कहते हैं। एक्चुअली शीशा लिखना चाहिए, सीसा कुछ होता नहीं, किताबों में पता नहीं क्यों सीसा लिखते। और ये है टिन, टिन का सिंबल क्या होता है, SN। तो सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है आपका फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो घर में विद्युत उपकरण है उसको जलने से बचाता है। जैसे देखिए, जैसे आपके घर में आ रही है बिजली, तो ये करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है, तो आपके घर में करंट जाने से पहले इसको हम फ्यूज वायर से गुजारते हैं। देखा होगा एक शीशा जैसा रहता है या फ्यूज वायर रहता है, उससे एक वायर ऐसे लगी रहेगी, ये होता है फ्यूज वायर। और तब इसको वायर को आपके घर में डाला जाता है। ये आपके घर में आ गया, यहाँ पर आपका AC लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रिज है, और यहाँ पर आपका टीवी लगा हुआ है, ठीक है, करंट बह रहा है। अब देखिए क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जितना करंट जाना चाहिए उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे? ओवरलोडिंग की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोडिंग होती है कि एक ही सर्किट से आपने ढेर सारा चीज चला रहे हैं, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर ये एक्सेस करंट आपके घर में पहुंच गया तो ये आपके टीवी, फ्रिज और AC को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो ये आपका टीवी है, ये आपका फ्रिज है, इसको जला डालेगा। तो होगा क्या कि हम क्या करते हैं कि पहले इसको फ्यूज वायर से गुजार देते हैं, कि जैसे ही परमिटेड जो वैल्यू है करंट की, उससे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो करंट की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई है, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई होने से हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, गलनांक कम है। तो जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ने से रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट तुरंत प्रोड्यूस होगी, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये वायर आपका जल जाएगा, कनेक्शन खत्म। तो जल जाएगा आपका फ्यूज वायर, बच जाएगा आपका AC टीवी फ्रिज, AC टीवी और फ्रिज, है ना। तो यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ना, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलने से बचाता है। कब? जब एक्सेस करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट से, तो है ना। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। हीटिंग एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्यों, उसको गलना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि तुरंत जैसे ही करंट बढ़े ये गल जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे हाई होना चाहिए और लो होना चाहिए। तो इसको जरा याद रख लीजिएगा। आया कि नहीं समझ में?
तो फ्यूज वायर आपने देखा होगा, पतला सा, जो छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं उसमें पतला सा लगा होता है, और जो बड़ा वाला जो सर्किट होता है उसमें देखा होगा ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, और यहाँ से वायर जुड़ा रहेगा ऐसे, नहीं देखा है क्या फ्यूज? यहाँ पर एक पतला सा वायर लगा रहता है, पतला सा वायर ऐसे लगा होता है, ठीक है। और घर में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें आपने देखा होगा एक ऐसा ग्लास का ट्यूब रहेगा और उसमें ऐसे एक वायर लगा रहेगा। तो देखिए अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले देखते हैं कहीं इसका फ्यूज तो नहीं उड़ गया है कि नहीं। आ रही बात समझ में? चलो। हम्म तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिनिश हो गया जी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बाद हम स्टार्ट करेंगे साउंड, साउंड के बाद हम पढ़ेंगे हीट, साउंड के बाद क्या पढ़ेंगे? हीट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ऑलमोस्ट जो है आपका सिलेबस जो है फिजिक्स का अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लेंगे हम लोग, है ना, और फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, और चुंबकत्व में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने देखा, हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अगला टॉपिक हमारा ये आने वाला है, ठीक है। कल स्टार्ट करा देना, क्यों, ऐसे ही तो टाइम कम है, पढ़ लीजिए, क्लास लग रही है तो। 5-5 मिनट भी कीमती है अभी, है ना। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा मैग्नेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मैग्नेट वो वस्तु होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैग्नेट किसको बोलेंगे? जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को क्या करता हो? अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो, उसको हम मैग्नेट कहेंगे। देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हम किस पदार्थ को मैग्नेट कहेंगे? जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल से बनी वस्तुओं को क्या करता हो? आकर्षित करता हो, उसे हम चुंबक कहेंगे। तो चुंबक वह पदार्थ होते हैं जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी मैग्नेट को अगर हम धागे से बांध के लटका दें, किसी मैग्नेट को धागे से बांध कर लटका दें और इसको ऐसे घुमा दें, घूमते 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 हमेशा स्थिर होगा किस दिशा में? हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में क्या होगा? स्थिर होगा। तो कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाकर उसे घुमा दिया जाए तो वो रेस्ट में किधर आएगा? हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में आएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल नेविगेशन के तौर पर किया जाता था पुराने जमानों में, दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना, दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते थे। पता है कि नहीं पता है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्थिर होगा तो पता चल जाएगा कि भाई हम किधर जा रहे हैं। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेट कहां कहां यूज में लाया जाता है। तो मैग्नेट आपका कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क में इस्तेमाल होता है, बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल होता है, फ्रिज के डोर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो पुराने कैसेट हुआ करते थे, ऑडियो वीडियो कैसेट हुआ करते थे, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत जगह चुंबक का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो इसको भी जरा देख लीजिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। तो हम किस में करते हैं? रेडियो में, रेडियो में करते थे, और स्पीकर में करते थे, स्पीकर। उसके बाद फ्रिज के दरवाजे में, फ्रिज के दरवाजे में। उसके बाद ऑडियो और वीडियो कैसेट में, ऑडियो एवं, अब तो कैसेट का जमाना चला गया, ऑडियो और वीडियो कैसेट हुआ करते थे, कैसेट में यूज करते थे। कंप्यूटर के डिस्क एवं फ्लॉपी में, बच्चों के खिलौनों में, बच्चों के खिलौनों में। ये छोटी छोटी बात मत समझिएगा, इसको क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि कहां कहां पे कंप्यूटर का यूज होता है, कहां कहां पे कंप्यूटर, सॉरी, मैग्नेट का यूज होता है, कहां पे नहीं होता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। इसलिए छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारा जो पृथ्वी है ना, वो अपने आप में एक मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट की तरह बर्ताव करता है। तो जिधर पृथ्वी का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है ना। तो ऐसे ही हमेशा रेस्ट में आएगा। तो पृथ्वी के अंदर भी एक मैग्नेट छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो ये मैग्नेट होता है, ये आपका मैग्नेट है, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव होते हैं, एक कहलाता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और मैग्नेट हमेशा इसी डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। इस मैग्नेट को अगर हम काट भी देना तो फिर ये साउथ इधर था, अपने आप इधर नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पे क्या था? नॉर्थ था, अपने आप साउथ बन जाएगा। तो मैग्नेट के हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आप जानते हैं कि मैग्नेट के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ को साथ लाइएगा ना तो रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये सब तो पता ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, अभी भी क्या होगा? रिपल्शन ही होगा। लेकिन अपोजिट पोल्स में, जैसे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो अब आकर्षण होगा। ये सब तो पता ही होगा कि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे ये मैग्नेट को आपने यहाँ पे रखा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
और इसके निकट आप कोई दूसरा मैग्नेट ला रहे हो, यहां पे लाया, इस पर कोई बल नहीं लगा, थोड़ा और करीब ला के देखते हैं, यहां पे लाया, कोई बल नहीं लगा, जैसे ही और नजदीक लाए, पॉइंट सी पे लाए, ये मैग्नेट रिपल्शन का फोर्स महसूस करने लगा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होता है, तो इसके अराउंड जो भी स्पेस होगा ये कहलाएगा इसका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई चार्ज है, आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस चार्ज का अनुभव महसूस कर सके, प्रभाव महसूस कर सके, सॉरी, उसको क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से जहां तक हम किसी मैग्नेट का प्रभाव महसूस कर सके वो कहलाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस चुंबक का प्रभाव महसूस करें, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर कोई मैग्नेट है तो वो कोई बल महसूस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इस किसी मैग्नेट को इसके क्षेत्र के अंदर लाएंगे, है ना, मान लीजिए साउथ है, ये नॉर्थ है, तो भाई ये अपना फोर्स दिखाना शुरू कर देगा, रिपल्शन महसूस करना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे लेके चले आए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये आकर्षण होने लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच आकर्षण होने लगेगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने पढ़ा था, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी कि ये मान लिया कि कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इस पर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज मूव करने लगेगा, जिस रास्ते पर ये मूव करेगा, जिस रास्ते पर ये मूव करेगा उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो 1 कूलम चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसी प्रकार ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लिया ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल को रखने पर, एकांक दक्षिणी ध्रुव को रखने पर, देखिए यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, मैंने क्या बोला कि जब भी किसी मैग्नेट को हम काटेंगे तो ये हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, अपने आप दूसरा ध्रुव बन जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली मानते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल को रखने पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक दक्षिणी ध्रुव को रखने पर क्या होगा, वह बल महसूस करेगा, जिसकी वजह से वो मूव करने लगेगा, जिस रास्ते पर मूव करेगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक लाइंस फोर्स। बिल्कुल एकदम सेम है, जैसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वैसा ही डेफिनेशन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का होगा। तो दे आर लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करता है उस पथ को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक दक्षिणी ध्रुव को रखने पर वह जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता यह होगी कि देखो, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाएगी, लाइक दिस। उत्तरी ध्रुव में निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाएंगी। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो मैग्नेट के बाहर तो एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेट के बाहर किधर से किधर चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, लेकिन ये मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज पे ऐसे समाप्त हो जा रहा था, यानी ये क्लोज्ड पाथ नहीं बना रहा था, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किधर से किधर जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, लेकिन चुंबक के भीतर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ये फर्क है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को नहीं काटती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को नहीं काटती। आ रही है बात समझ में? तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण से बहुत जबरदस्त सवाल बनते हैं, और यहां पर बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है। चलो, मैंने ये सारी बातें जो एक्सप्लेन की है ना, उसको हमने लिख दिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे आप हेडिंग डालिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण क्या है कि जो फील्ड लाइंस है, जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ओके, और कहां जाती हैं, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट के अंदर किधर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व हैं, तो मैग्नेट के बाहर किधर से किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जा रही हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। कोई शक?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं, है ना। शुक्रिया प्रदीप कुमार साहब आपका बहुत बहुत। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है, बताइए जी। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। ये तो सही है ना, क्लोज्ड कर्व बनाती है, तो ये तो सही है, हमें गलत चुनना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी तो सही हो गया। फिर बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर किधर से जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। हाँ ये भी तो सही है, मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाएगी, मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यही वाहियात है, यही गलत है भाई, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाती है ना। बाकी देखो ये सही है, ये सही, ये सही है, ये वाहियात ऑप्शन है। तो पूछ रहा था कि कौन वाहियात है, नॉट मतलब क्या होता है, वाहियात, कौन सा ऑप्शन वाहियात है, तो ऑप्शन नंबर डी वाहियात हो गया। नहीं पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो आपने तो सही वाला बोल दिया ना, सानिया गुप्ता। देखो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है। अभी देखा नहीं क्या आपने, ये देखो ना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, क्लोज्ड कर्व बनाता है, ये एक दूसरे को नहीं काटता, दूसरे को नहीं काटता। तो पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। सुनीता, काजल, केम लक्ष्मी, सानिया गुप्ता, साजदा खान, गुंजन सिकरवार, प्रिंस कुमार, सबका उत्तर सही है। यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। उसके बाद फिर हम फ्लेमिंग रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।